ठीक है, और ये जो है पेपर, ये हमारा वेरिएंट 2 है, जून 2024 का। और हम इसको रिवर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करते हैं ताकि मुश्किल क्वेश्चन हम लोग पहले देख लें। ठीक है, शुरू के क्वेश्चन तो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है दैट y इज इक्वल्स टू sec क्यूब थीटा है। और मुझे जो है वो उसको 1/cos क्यूब लिख के इसकी डिफरेंशिएशन शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अगर y इक्वल्स टू 1/cos क्यूब थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम इसको न्यूमरेटर में ले जाके इसकी पावर -3 कर देंगे। जैसे हम इसकी पावर -3 कर देंगे, अब डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर पीछे आती है। तो ये हो जाएगा -3 कॉस थीटा, और पावर एक कम हो जाती है, और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन बाहर आ जाती है, तो कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन -sin थीटा बाहर आ गई। तो ये बन गया 3 sin थीटा अपॉन कॉस पावर 4 थीटा। और कॉस पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक पावर 4 थीटा। ठीक है, ये हमारी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि भाई इसको मुझे इंटीग्रेट करके दो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और कॉस पावर 4 थीटा नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू x+3 अपॉन x² + 9 dx। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, अब हम दोनों साइड्स पे अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और सेक पावर 4। ठीक है। अच्छा, हमें एक बात यहाँ पे नजर आ रही है कि जब हमने सेक क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट किया था, सेक क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट किया था, तो हमें मिला था 3 sin थीटा सेक पावर 4 थीटा। और अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना है साइन थीटा सेक पावर 4 थीटा को, इस चीज को इंटीग्रेट करना है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी चीज की इंटीग्रेशन बनी, इस चीज की इंटीग्रेशन क्या बनी, सेक क्यूब थीटा अपॉन 3। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन की जगह हम लिख देंगे सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू, अब ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ बताओ कैसे होगी इसकी इंटीग्रेशन। इस पे हम लगाना पड़ेगा हमें पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस पे हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इसके ऊपर tan इनवर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको हम ऊपर भी नहीं ले जाके रख सकते। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे इसके, बताओ बेटा, पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे इसके। सर एक ही बनेगा, x² + 9 का इन्वर्स, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसका निकालने के बाद। x² + 9 का इनवर्स।
पार्शियल फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन के फ्रैक्शंस क्या बनेंगे? इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तो करेंगे, लेकिन पहले हम इसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, बल्कि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, इसको तोड़ तोड़ के ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका एक ही बनेगा फ्रैक्शन। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री अपॉन नाइन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हम इस तरह से ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर तो मुझे बहुत इजीली नजर आ रहा है एल एन लगता हुआ। ठीक है, कैसे एल एन लगेगा इस पे? डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर अगर लगानी है तो मल्टीप्लाई बाय टू करना है, बाहर वन अपॉन टू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। और ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर लग सकता है एल tan इनवर्स। कैसे? क्योंकि इसको मैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? अगर मैं इस थ्री को बाहर निकाल दूं तो ये जाएगा वन अपॉन नाइन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है नाइन, तो ए की वैल्यू आ गई थ्री। तो जब इस फॉर्म में आ जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई वन अपॉन थ्री tan इनवर्स एक्स अपॉन थ्री। और ये जो थ्री बाहर निकला हुआ था ये अलग से आ गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया। और इसकी इंटीग्रेशन आ गई, अब मैं यहाँ पे पूरे फाइनल इंटीग्रेशन लिखता हूँ। इसकी इंटीग्रेशन आ गई वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और उसकी जगह आ गया tan इनवर्स एक्स अपॉन थ्री, और फिर हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस सी। यहाँ तक बात समझ आ गई? सर जो सी बाहर था उसका आपने क्या किया? वो थ्री और वन अपॉन थ्री कैंसिल हो गया ना। सही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ सही, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी आ गई इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को जब हम करेंगे तो हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ cos थीटा निकालनी है व्हेन x इक्वल्स टू थ्री। और ये इंफॉर्मेशन पहले हम यूज करेंगे और इससे हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। पहले हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगी? x की जगह थ्री और थीटा की जगह पाई अपॉन थ्री। एक्स की जगह हम डालते हैं थ्री, तो ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा, है ना? sec क्यूब थीटा का मतलब है वन अपॉन कॉस थीटा का क्यूब, और ये थ्री पहले से है यहाँ। सही है, तो हमें थीटा की जगह क्या डालना है? थीटा की जगह डालना है हमें पाई अपॉन थ्री। थीटा की जगह हम डाल देते हैं पाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू वन अपॉन टू एल एन। एक्स की जगह पे डालना है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, प्लस tan इनवर्स थ्री अपॉन। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहले तो मुझे चाहिए होगा कैलकुलेटर, में से भी लेके आता हूँ।
अच्छा, सबसे पहले हम cos 5/3 की वैल्यू निकालते हैं। cos 5/3 ये 1/2 आएगा। इसका हम क्यूब करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। और ये ही 1 है तो आंसर आ गया इसका 8/3 इक्वल्स टू 1/ln 18 को ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। और tan इनवर्स 3/3 यानी ये हो जाएगा tan 1 होता है 5/4। तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8/3 -1/2 ln 18 -5/4। ठीक है। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये c की वैल्यू आ गई, हमें cos थीटा निकालना है व्हेन x इक्वल टू 3। सही है। अब जब ये हो गया तो हमारे पास बना हुआ है सेट क्यूब थीटा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/2 ln 18 1/2 ln x² + 9 और प्लस tan इनवर्स x/3 प्लस c की जगह पे हमें रखना है 8/3 -1/2 ln 18 -π/4। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की जगह जीरो डाल के थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह अगर मैं जीरो डालता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 ln 9 प्लस tan इनवर्स जीरो प्लस 8/3 -1/2 ln 18 -5/4 इक्वल्स टू 1/3 cos क्यूब थीटा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डाल इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डालते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, डेसिमल्स में चाहिए। तो हम इस पूरी चीज को अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 1/2 ln 9 प्लस tan इनवर्स जीरो तो जीरो हो जाएगा प्लस 8/3 -1/2 ln 18 -5/4। ये आ गया 1.535। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, कॉस क्यूब थीटा को और इसको शिफ्ट कर रहा हूँ वापस। ये यहाँ ले जाता हूँ, ये यहाँ ले जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.535 इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा। यार है कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0.217। अब इसका हम कर देंगे क्यूब रूट। यार है 0.601। यहीं तक छोड़ना है, कॉस इनवर्स करके एंगल नहीं निकालना क्योंकि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का ही बोला था। ठीक है, क्लियर है बेटा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और इसमें ये बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड w आर डिफाइंड बाय दिस, एक्सप्रेस zw इन दिस फॉर्म। तो मल्टीप्लाई करके लिखना है सीधा सीधा 1 - I मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3√3i। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 +
3√3i बनेगा, और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3i -3√3i² -3, और ये +3√3 हो गया, और बाकी +3√3 +3i। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, रियल पार्ट अलग करके लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग करके लिख दिया। उसके बाद जेड एंड डब्ल्यू को इस फॉर्म में रखना है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों का मॉडुलस, आर ऑफ जेड एंड आर ऑफ डब्ल्यू। आर ऑफ जेड क्या होगा? मॉडुलस ऑफ 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2। और इसका क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, कैलकुलेटर में ही डाल देते हैं, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 3√3 का स्क्वायर, यार है 6। ठीक है, और इसी तरह थीटा निकालते हैं इसका, tan इनवर्स 1/1 होगा, तो वो 5.4 होगा, ये बेसिक एंगल है। और क्वाड्रेंट अगर मैं चेक करूं, माइनस 1 - i, 1 - i जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट होगा वो कहाँ पे होगा? इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, और इस वाले क्वाड्रेंट का एंगल होता है -थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ गया -π/4। और इसी तरह दूसरे वाले का हम निकालेंगे, तो वो भी हमें tan इनवर्स करना पड़ेगा। tan इनवर्स 3√3/3, यार है π/3 बेसिक आ रहा है। और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा? -3 + 3√3, यानी ये यहाँ पे जाएगा, तो इसका एंगल होता है π-θ। ठीक है, तो π - π/3, इसका एंगल आ जाएगा 2π/3। ठीक है, इसके बाद बोले ऑन एन आर्गन डायग्राम द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग W and ZW are A and B respectively. Prove that OAB is an isosceles triangle. सबसे पहले तो हम एक रैंडम सा इसका स्केच अगर करेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ए जो है वो डब्ल्यू प्लॉट करना है। डब्ल्यू कहाँ है? -3 + 3√3i, -3 और +3√3i यहाँ पे लगा देते हैं अगर, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा ए। और बी हमारा है जेड डब्ल्यू। जेड डब्ल्यू क्या बना है बेटा? जेड डब्ल्यू बना है x is -3 + 3√3। -3 + 3√3 कितना होता है? पॉजिटिव में 2.196 समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया। और y में है इसका 3√3 + 3i, यानी वो जाहिर सी बात है इससे ऊपर कहीं पे होगा। तो ये हमारा पॉइंट बन गया डब्ल्यू का, जेड डब्ल्यू का। और ये हमारा बन गया ट्रायंगल, इस तरह से कुछ। Now we need to show that this is an isosceles triangle. Isosceles triangle हम कैसे शो करते हैं? We can show by calculating the length of any two sides. ठीक है, कोई भी दो साइड्स की हम लेंथ निकाल लेते हैं, और हमारे पास आंसर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमने ओ ए, यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस निकाला हुआ है ना, ओ ए का, यानी ये जो ए वाला पॉइंट है, जो डब्ल्यू वाला पॉइंट है, उसका हमने मॉडुलस निकाला हुआ है, विच वाज 6। हमने इसका, ये वाले का मॉडुलस हमने फिलहाल नहीं निकाला। हम एक काम करते हैं, बाकी दो लेंथ्स की हम लोग जो है वो मॉडुलस निकाल लें। ठीक है, अच्छा, एंगल से भी कर सकते हैं, मॉडुलस से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मॉडुलस से करते हैं, आसान काम करते हैं। और मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, बाकी लेंथ का हम लोग कैसे निकालेंगे? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? ये वाला पॉइंट है, ये था ना -3 + 3√3,
का स्क्वायर और 3√3 प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इसको पूरे को कैलकुलेटर में डालते हैं। तीनों साइड्स निकाल लेते हैं, ये शो कर देंगे कि दो साइड्स सेम है। ये आ रहा है हमारे पास 6√2। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 6√2। अब हम ये वाली साइड भी निकाल लेते हैं, ये वाली ए बी वाली। ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे बेटा? हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस का बहुत आसानी से। बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3 प्लस 3√3 कॉमा 3√3 प्लस, और ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -3 प्लस -3 कॉमा 3√। यही है ना ए के कोऑर्डिनेट। अगर मैं इन दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 करेंगे तो 3√3 -3√3 - 3 का होल स्क्वायर, और x2 - x1 करेंगे तो -3 माइनस माइनस +3 और -3√3 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसका आ जाएगा आपके पास 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 9×3 = 27। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। यानी ये वाली लेंथ भी 6 शो हो गई। तो दो साइड्स सेम है, एक साइड डिफरेंट है, दैट मींस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। सही, 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा काम नहीं है। बेटा एक लेंथ तो हमने निकाली हुई थी ना, दो फॉर्म में दो लेंथ हमें निकालनी थी, दो लेंथ हमें निकालनी थी, और इसमें तरीका यही है, या तो एंगल से कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है? अगले पार्ट में बोल रहा है यूज योर आंसर टू बी प्रूव दैट tan 5/12 पाई, tan 5/12 पाई इज इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है हमारा ये ZW। अच्छा, ये चीज यूज करनी है। tan लगा रहा है मतलब ये लगा निकाल रहा है मॉडुलस कुछ। अगर मैं ZW का आर्ग्यूमेंट निकालूं, अगर मैं ZW का आर्गुमेंट निकालूं तो ZW का आर्गुमेंट विल बी, ZW बना क्या हमारा? ZW ये बना। इसका आर्गुमेंट अगर मैं निकालता हूं तो वो आएगा tan इनवर्स 3√3 + 3, 3√3 + 3 अपॉन -3 + 3√3 यानी 3√3 - 3 लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे हर जगह से कैंसिल कर दूं, ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 tan इनवर्स इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी।
एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद अब ये जो जेड डब्ल्यू का आर्ग्यूमेंट है ना, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनका आर्ग्यूमेंट हमें निकालना होता है, तो इसका मतलब हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू का मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने निकाला हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने क्या निकाला था? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने निकाला था -π/4। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमने निकाला हुआ था -π/4। और आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू अगर मैं निकालता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू हमने नहीं निकाला था। आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा बेटा? tan इनवर्स 3√3/3। क्या आएगा ये? π/3। बेसिक एंगल π/3 आया। और क्योंकि ये अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, तो हम पाई माइनस करके निकालेंगे। हमने किसका आर्गुमेंट निकाला था? हाँ, डब्ल्यू का भी तो निकाला ही था यार। 2π/3 आ रहा है ना, निकाला तो था। 2π/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा? -π/4 +2π/3, ये आ जाएगा 5π/12। इट मीन्स 5π/12 is equal to tan inverse √3 plus 1 and √3 minus 1। tan इनवर्स वहां जाके जब 10 बनेगा तो ये जाएगा tan 5π/12 is equals to √3 plus 1 and √3 minus 1। ठीक है। समझ आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे जाए। अच्छा, अगले में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, ओ ए का पॉइंट दिया हुआ है, ओ बी का दिया हुआ है, ओ सी का दिया हुआ है। लाइन एल वन पासिस थ्रू बी एंड सी। और मुझे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल वन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल वन कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो बी और सी से पास हो रही है, तो हम बी सी का वेक्टर बना देते हैं, जो डायरेक्शन वेक्टर होगा इसका। 8 - 5 3 हो गया। 5 - 2 3 हो गया। -3 और यहाँ पे 0 है तो -3। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ठीक है। और इसी तरह पॉइंट है हमारे पास, कोई भी ले लेते हैं, 5 2 0 ले लेते हैं। ठीक है, 5 2 0 ले लेते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी R = 5 2 0 +t 3 3 3 तो हम वेक्टर की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे: 5i + 2j प्लस p टाइम्स ऑफ 3i + 3j - 3k।
ये हमारी बन गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। सर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ना, बी या सी में से? हाँ 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 हाँ। उसके बाद बोल रहे हैं द लाइन L2 has this equation and find the coordinates of the intersection point of line L1 and L2। सबसे पहले हम इन दोनों लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा सही से करके बनाएंगे। सही से करके बनाने का मतलब है ये हो जाएगा 5 + 3t, 5 + 3t, और ये हो जाएगा 1 2 + 3t, और ये हो जाएगा 0 - 3t। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी R इक्वल्स टू, दूसरी जो इसने बना के दी है मुझे, 2 + 3 म्यू और 1 + 1 म्यू और लास्ट 4 - 2। अब हम दो इक्वेशंस बना के दोनों को करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा 5 + 3t इक्वल्स टू 2 + 3 म्यू। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जाएगा 3t - 3 म्यू इक्वल्स टू -3। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2 + 3t इक्वल्स टू 1 + म्यू। ये हो गया 3t - म्यू इक्वल्स टू -1। कैलकुलेटर में डालते हैं डायरेक्ट। 3t - 3 म्यू इक्वल्स टू -3, 3t - म्यू इक्वल्स टू -1। एक आंसर आ रहा है मेरे पास 0 और एक आ रहा है मेरे पास 1, यानी टी की वैल्यू 0 आ रही है और म्यू की वैल्यू 1 आ रही है। किसी भी एक में डाल देते हैं। अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ टी की जगह 0, तो मेरे पास मिलता है 5। एक मिनट, मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, कुछ गड़बड़ लग रही है। 5 + 3t इक्वल्स टू 2 + 3 म्यू, 3t - 3 म्यू इक्वल्स टू -3, सही है। और 2 + 3t इक्वल्स टू 1 + म्यू, 3t - म्यू इज इक्वल्स टू -1, ये भी सही है। और कैलकुलेटर में जब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा 5। मैंने क्वेश्चन लगा डाली शायद। 3t - 3 इक्वल्स टू -3 और 3t - इक्वल्स टू 0 और 1 ही आ रहा है। मैं ऊपर से इक्वेशन तो गलत नहीं। 5 + 3t, 2 + 3t, 0 - 3t, ठीक है। और नीचे बनी है -2 है ये, -2, -2 + 3 म्यू, 1 + म्यू, ये सही है, बस ये गलती -2। यार ये टी की वैल्यू मेरी 2/3 और इसकी वैल्यू आ रही है 3। मैं इसके अंदर ही 3 डाल देता हूँ, ज्यादा इजी है। तो ये रहेगा -2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आ जाएगा 7। 8.7 आ गया। 1 + 3 हो जाएगा 4, और 1, सॉरी ये क्या है, 4 - 2 है ना, 4 - 6 आ जाएगा -2। ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है।
इसके बाद बोल रहे द पॉइंट टी on L2 is such that AB is equals to BD. Find the position vector of D. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें A और B पता है ना। A और B के हमें पॉइंट्स भी पता है। A और B के हमें पॉइंट्स भी पता है। A और B के हमें पॉइंट्स भी पता है, तो हम यहाँ से AB का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बहुत आराम से। क्या आ जाएगा? पहले AB का वेक्टर बनाएंगे। AB का वेक्टर विल बी 5 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 7, 2 माइनस 1 यानी 1, और 2 माइनस 2 इज माइनस 7, 1 माइनस 2, यानी ए बी का वेक्टर इज 7, 1 माइनस 2। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 4। अच्छा, जीरो है ना, 0 माइनस 4 तो माइनस 4 होगा ना। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 66। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका मैग्नीट्यूड? ए बी की लेंथ आ गया। उसने बोला है ए बी जो है वो इक्वल है बी डी के, और डी वाला जो पॉइंट है वो लाइन एल टू पे लाई कर रहा है। डी वाला जो पॉइंट है वो लाइन एल टू पे लाई कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, लाइन एल टू की जो इक्वेशन है, लाइन एल टू की जो इक्वेशन है अगर वो मैं देखूँ, तो लाइन एल टू की इक्वेशन है बेटा -2 प्लस 3 यानी मैं बोल सकता हूँ कि डी वाला पॉइंट ये है -2 प्लस 3 म्यू, 1 प्लस म्यू, 4 माइनस 2 म्यू, 1 प्लस म्यू, 4 माइनस 2 म्यू। ये लाइन, ये डी का पॉइंट है। और बी का पॉइंट हमारे पास पहले से है। बी का पॉइंट हमारे पास पहले से है। बी का पॉइंट है 5 2 0। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके बी डी का वेक्टर बनाऊंगा, तो बी डी का वेक्टर बनेगा डी माइनस बी करके, यानी -2 प्लस 3 म्यू माइनस 5, 2 सॉरी 1 प्लस म्यू माइनस 2, और 4 माइनस 2 म्यू माइनस 0। यानी बी डी का वेक्टर बना 3 म्यू माइनस 7, म्यू -1, 4 - 2 म्यू। अब इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 म्यू -7 का स्क्वायर, म्यू -1 का स्क्वायर, 4 - 2 म्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 66। स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। अगला सॉल्व करेंगे अगर, तो इसकी हमें बनानी पड़ेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, म्यू को कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, ए अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ए, यानी A² -2 AB प्लस B²। ये हो जाएगा A² +2 AB प्लस B²। और ये भी हो जाएगा A² प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, माइनस, यहाँ भी माइनस है, -2 AB प्लस B²। ये हो गया आपका 9 A² -2 3 6 6 7 42 A प्लस 49 प्लस A² -2A प्लस 1 प्लस 16 -2 4 8 8 2 16 A प्लस 4A²। और ये हो गया 9 प्लस 8 10 प्लस 4 14A² -42 -2 -16, ये हो गया -60A प्लस 49 प्लस 1 प्लस 16, ये हो गया प्लस
49। अच्छा ये कितना आ रहा है, ये 66 इज इक्वल टू 66। 66 कैंसिल हुआ और ये आ गया 14 a² माइनस 60 a इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे ए कॉमन निकाल के, ए की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, उसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरी ए की वैल्यू होगी 60/14 यानी 30/7। ए की वैल्यू 30/7 आ गई तो हमारा जो डी का पॉइंट है वो ये था। तो डी विल नाउ बी इक्वल टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 30/7। 1 प्लस 30/7। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 30/7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको कैलकुलेटर में ही डाल के। अरे 76/7 याद आएगा 37/7 माइनस 32/7। ये आ गया ओ डी का पोजिशन। ठीक है। सर इनके मैग्नीट्यूड निकाले बगैर अगर हम ए बी और बी डी के जो हमने वेक्टर्स हैं उनको इक्वल रख के सॉल्व करें तो आंसर नहीं आता क्या इनका? तो हम दोनों के वेक्टर्स को इक्वल नहीं ना, ए बी, उसने वेक्टर इक्वल बोला ही नहीं है, उसने ए बी इक्वल्स टू बी डी बोला है। अगर वेक्टर बोलता तो ये एरोज बनाता। ए बी इक्वल्स टू बी डी का मतलब है कि इनकी लेंथ इक्वल है। ओ सही है सही है। पाँच, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 23। तो सर अगर वेक्टर हो तो हम सिर्फ वेक्टर्स को इक्वल रख के सॉल्व कर देते हैं। नहीं तो कर सकते ना बेटा, उसने बता बोला ही नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन उसने दी नहीं है हम उसको कैसे यूज करेंगे, अगर उसने बोला ही वेक्टर नहीं है होता कि तो अगर वेक्टर होता वेक्टर। वही ना, अगर एरो वेक्टर होता तो ये एरो बना के देता ना यहाँ पे। इसका मतलब होता कि वेक्टर इक्वल। ठीक है। जी। अच्छा अभी हम करते हैं लास्ट सवाल इसका, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन तो वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, एक, ठीक है, एक कौन सवाल है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, यही कर लेते हैं क्योंकि मुझे अच्छा सवाल लग रहा है। So that cos 4 theta minus sin 4 theta is equal to cos 2 theta। अच्छा इस तरह की आइडेंटिटी ये हमसे पहले भी पूछ चुका है कि आइडेंटिटीज जो है वो रिपीट हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि cos 4 थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हम इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये तो वन हो गया पूरा। और इसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है डायरेक्ट। ठीक है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डायरेक्ट जो है वो cos 2 थीटा के बराबर हो जाए। ठीक है, अगले पार्ट में बोल रहा है hence find the exact value of this। अब इस cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा की जगह पे आई कैन राइट cos 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डायरेक्ट
साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। और उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। यानी ये हो गया कॉस टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन तो बहुत आराम से हो जाएगी। साइन स्क्वायर टू थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है कि साइन की इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे होती है। हाँ, पावर की इंटीग्रेशन अलग होगी और ट्रिग्नोमेट्री की अलग होगी। नहीं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक डिफरेंट तरीके से होती है। तो हमें चेंज करना पड़ता है, बस तो किस में चेंज करना पड़ता है। कॉस्ट के डबल एंगल में ले जाना पड़ता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए हमें उसको कॉस के डबल एंगल में ले जाना पड़ता है। कॉस का डबल एंगल क्या होगा, अब साइन स्क्वायर टू थीटा है, उसको अगर मैं कॉस के डबल एंगल में खोलूंगा तो वो हो जाएगा कॉस फोर थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। जब मैं साइन स्क्वायर टू थीटा को यहाँ से सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस फोर थीटा अपॉन टू। यानी साइन स्क्वायर टू थीटा को अगर इंटीग्रेट करना है तो इन रिप्लेस वी विल इंटीग्रेट, अपॉन टू बाहर ले जाएंगे और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस फोर, और बाकी कॉस टू थीटा अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन विल बी, कॉस की क्या होगी इंटीग्रेशन, साइन होगी तो हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन टू, और इसकी क्या होगी, प्लस है, वन अपॉन टू बाहर आ गया, वन की इंटीग्रेशन हो गई थीटा, कॉस फोर थीटा की हो गई साइन फोर थीटा अपॉन फोर, और फाइनल इंटीग्रेशन हो गई साइन टू थीटा अपॉन टू प्लस थीटा अपॉन टू माइनस साइन फोर थीटा अपॉन एट। और अब हम इसके ऊपर लिमिट्स लगा के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कि आप इजीली कर सकते हो, वो मुझे करवाने की जरूरत है। ठीक है, लिमिट्स डालनी है और बस इसका फाइनल आंसर हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल हमारा है ये क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसमें ये क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज द कर्व y इक्वल्स टू एक्स ई पावर माइनस ए एक्स। इसको हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकालना है, यानी मुझे इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। dy ओवर dx के लिए मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। u इज इक्वल्स टू x, u डैश इज इक्वल्स टू वन, v इज इक्वल्स टू e पावर माइनस ए एक्स, v डैश विल बी इक्वल टू माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स। और फॉर्मूला लगाएंगे तो v u डैश प्लस u v डैश हो जाएगा ई पावर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स ई पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो करना है, क्योंकि हमें इसको स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू जब जीरो करेंगे, इक्वल्स टू जब जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस ए एक्स, कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा वन माइनस ए एक्स, ई पावर माइनस ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये तो सॉल्व नहीं हो सकेगा। और वन माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन ए, और एक्स की वैल्यू वन अपॉन ए आ गई तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, वाई की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देंगे।
y इक्वल्स टू 1/a e पावर माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/, ये कैंसिल हुआ। 1/a e पावर -1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 1/a e को भी नीचे ले जाके लिख दिया। ये हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके स्टेशनरी पॉइंट के। ठीक है, जी। अगले पार्ट में बोला फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास ये अप्लाई होगा लेट रूल। ये हमारा a है, डिफरेंशिएट होगा, ये बाद में आ रहा है इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट वाले को पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए। डिफरेंशिएट वाले को एज इट इज रख दिया, और माइनस इंटीग्रल का साइन। अब डिफरेंशिएट वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 आ गई, और बाकी इसको रख दिया एज इट इज। सिंप्लीफाई करा, माइनस माइनस कैंसिल, ए को बाहर अगर निकालेंगे तो ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन ए ई पावर माइनस ए। अब ई पावर माइनस ए एक्स की दोबारा से जो इंटीग्रेशन होगी तो वो होगी अगेन ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए, और बाहर भी एक ए लगा हुआ है तो अपॉन ए स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस एक्स ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए, और लिमिट्स हम लगा देंगे इसके बाद इसमें 2/a की और 0 की। लिमिट्स वाला काम आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें लिमिट्स लगाने हैं और फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये हमारा है इक्वेशन से रिलेटेड। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट e पावर 2x इक्वल टू 5 प्लस 3x हैज ओनली वन रूट, show by calculation that this root lies between the interval 0.7 and 0.8। अब इस तरह का सवाल जब आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पूरी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आ जाना है और उसको इक्वल्स टू y कर देना है। पूरी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आ जाओगे और उसको इक्वल्स टू y कर दोगे। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन जो नई वाली आपने बनाई है। ई 0.7 अगर मैं डालता हूँ, 0.7 अगर मैं डालता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी e पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 -5 माइनस कॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.7, यार है -0.439। ठीक है, तो दोबारा डाल दो, e पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 -5 और माइनस कॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.7, यार है -0.44। और जब x की वैल्यू 0.8 डालते हैं तो क्या आएगा, 0.69। तो आपको बस यहाँ पे ये शो करना था कि सिंस देयर इज अ चेंज ऑफ साइन तो देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। कुछ भी स्टेटमेंट लिख देना कि साइन चेंज हो रही है, इस वजह से हमारा रूट जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बस ये चेंज ऑफ साइन आपको शो करना है। ठीक है, इसके बाद बोला शो दैट इफ द सीक्वेंस गिवन बाय शो दैट इट कन्वर्जेस टू देयर। इस पार्ट का मतलब क्या होता है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है। हमेशा आइट्रेशन का जो सवाल है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का जो सवाल है, वो एक ही पैटर्न पे आता है। ठीक है, वो हमेशा एक ही पैटर्न पे आ रहा होता है। पहले एक ये रूट फाइंड करवाता है, एक ये कन्वर्जिंग वाली बात करता है। कन्वर्जिंग वाली बात का मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन दोनों बराबर है, यानी इसको अगर रीअरेंज करोगे किसी तरह तो ऊपर वाली इक्वेशन बननी चाहिए।
अब करना क्या है, आपको इसके सारे n वाली चीजें हटा देनी है। जब ये करोगे, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 वहां जाएगा, 2x हो जाएगा, ln हटेगा, e चला जाएगा। बस ये इक्वेशन दोनों तरफ सेम हो गई। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके ऊपर वाली इक्वेशन बना दिया, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड में बोल रहा है यूज आइट्रेशन और गिविंग योर आंसर टू 5 डेसिमल प्लेस हर आइट्रेशन का, फाइनल आंसर 3 डेसिमल प्लेस। इनिशियल वैल्यू अब कभी ये देगा कभी नहीं देगा। जब देगा बहुत अच्छी बात है, जब नहीं देगा तो जिस बीच में हमारा इंटरवल फ्लाई कर रहा है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट आप इनिशियल वैल्यू ले लेना, यानी मैं इनिशियल वैल्यू ले लूंगा 0.75। अब आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर में 0.75 को इंसर्ट करना है। बोलो। सही है। 0.75 जैसा है वो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 किया तो ये हाँ, दिखाना पड़ेगा नहीं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। है। आप 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हमने बस ऐसे स्टैंडर्ड बना लिए जनरली कि भाई मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। आप 0.71 भी ले लो, 2 ले लो, 7.3 ले लो, 7.5 ले लो, 7.6 ले लो, एंड आंसर आपका सेम है। ठीक है, तो कोई एक फिक्स रूल नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों की आसानी के लिए हमने बस एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको करना ये है 0.75 को कैलकुलेटर में डाल के इक्वल्स टू दबाना है और ये पूरी चीज कैलकुलेटर में इनपुट कर देनी है। यानी ये हो जाएगा 1/2 ln 5 प्लस कॉस 3, और जहां जहां x है ना उसकी जगह पे आपको ये a एन एस का बटन दबाना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 ln 5 प्लस कॉस 3 मल्टीप्लाई बाय आंसर। ब्रैकेट बंद किया तो ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई 0.7376। 5 डेसिमल प्लेस पे लेना है, अच्छा 73759। x3 दोबारा से इक्वल्स टू दबाया तो 0.74094। दोबारा दबाया 0.74003। x5 0.7403। x6 0.74021। x7 equals to 0.74023। x8 equals to 0.74022। x9 equals to 0.74022। x10 equals to 0.74022। ये आप कब तक करोगे, जब तक आपके तीन आंसर्स सेम नहीं आ जाते। जब आप तीनों आंसर्स आपके सेम नहीं आ जाते तब तक आप ये काम करते रहोगे। ठीक है, और जहां आपके पास ये आएगा आप वहां रुक जाओगे और अपने फाइनल आंसर को 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर दे दोगे, यानी x विल बी इक्वल टू 0.74 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। इसके पीछे वाले जो सवाल हैं वो बहुत आसान है यार, मुझे करवाने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन मैं वो कर दूंगा बाद में। ठीक है, ये हम एक ग्राफ कर लेते हैं, बल्कि मैं एक काम करूंगा, इसको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसकी जो है वो है उसको कंप्लीट करके उसी के साथ ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। मुश्किल वाले मैंने रिवर्स इसीलिए शुरू किया था कि हम लोग अच्छे वाले सवालों को जो है वो साथ साथ सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नया कोई पेपर कर लेंगे। आप लोग भी कुछ पेपर्स अटेम्प्ट करो, कुछ क्वेरी